ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूँ भी आप लोगों के बीच में अपनी करंट की क्लास लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता भाई, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ही क्वेश्चन आपका भाई, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है भाई आप लोगों का कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस से कब मनाया जाता है। अपने सेना दिवस का पता होगा, लेकिन इसका शायद पता नहीं हो, तो चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले तो ये कि ये भूतपूर्व दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो ये 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई? 14 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, इसकी अगर हम बात करें कि ये जो सशस्त्र जो आपका भूतपूर्व बल जो भूतपूर्व सैनिक जो दिवस है, ये कब से मनाना प्रारंभ किया गया है, तो इसका ये जो नाम दिया गया है आपका, ये दिया गया भाई 2017 से हम इसे इस नाम से जानते हैं या मनाया जा रहा है। इससे पहले इस दिवस को किस रूप में मानते थे? इससे पहले जो 14 जनवरी थी, इसे हम किस रूप में मनाते थे? तो ये था आपका भाई युद्ध विराम दिवस। युद्ध विराम दिवस के रूप में इसे मनाते थे। देखिए, हमने यहां पर बात करी कि जो आपका भूतपूर्व सैनिक दिवस है, ये कब मनाया जाता है। भूतपूर्व सैनिक दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 14 जनवरी को मनाया जाता है भाई आपका। दूसरा, कब से शुरू किया गया है, तो 2017 से इसको शुरू किया गया है। पहले इसे किस नाम से जानते थे या कौन से दिवस के रूप में मनाते थे? इसे पहले ये आपका पहले इसे हमें युद्ध विराम दिवस के रूप में मनाते थे। ओके, इस अवसर पर क्या होता है भाई, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। होता क्या है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सीधा सा पूछेगा कि इसमें कार्यक्रम का आयोजन कौन से दिवस पर होता है इनमें से, तो ऑप्शन में सीधा मिलेगा आपको 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हैं, उनके अंदर क्या होता है, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। और क्या होता है भाई, इसमें आपके इस जो कार्यक्रम के अंदर है, थल सेना, वायुसेना और आपके नौसेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि तीनों वर्तमान में तीनों अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, आपके थल सेना अध्यक्ष कौन है और नौसेना अध्यक्ष कौन है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भी आगे बात करेंगे इसी के ऊपर। हम आपको सैनिक दिवस की हमने बात करी है। यहीं पर आपका 15 जनवरी को भी एक दिवस मनाया जाता है। तो हमने 14 जनवरी की बात करी। अब 14 जनवरी जैसे आपको पता संक्रांति भी थी भाई, है ना। अब बात करेंगे 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को भी पता है। सर आर्मी डे, है ना। कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? थल सेना दिवस के रूप में इसको मनाते हैं भाई हम। थल सेना दिवस, सीधा सा पूछेगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पर आपको एक चीज का और पता होना चाहिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और नौसेना दिवस कब मनाए जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। 3 तो ये, 2 ये, आज के 5। चलिए अगली बात करें भाई आगे हम। ये थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, मतलब इसके पीछे कुछ रीजन होगा क्यों मनाया जाता है और क्या वजह रही होगी कि भाई हम थल सेना दिवस को मना रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखेंगे महत्व की अगर हम बात करें तो देश की रक्षा में जो शहीद हुए बहादुर जवानों को
बहादुर जवान जो शहीद हैं, शहीद जवानों, जो देश के ऊपर जो शहीद जवान हुए हैं, उनके योगदान के प्रति सम्मान, उनके योगदान के प्रति सम्मान को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मनाते हैं भाई, व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। शहीद जो जवान हैं, शहीद जवानों के जो सेना के अंदर शहीद हुए हैं, देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उन जवानों की शहादत को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपका 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे ठंड लग रही है, मैं अब यहाँ पर हल्का सा, आप देख भी पा रही होंगे कि हल्की सी ठंड कुछ ज़्यादा हुई है 1-2 दिन में, 14-15 तारीख के आसपास, ये चल तो 11 से ही रही है। अब इतने टेम्परेचर में लोग -40 डिग्री टेम्परेचर में भी वहां पे खड़े होकर के, जहां पीने के पानी भी गर्म करके, मतलब बिल्कुल बर्फ है, वहां पर ड्यूटी दे रहा है। उन जवानों की शहादत, जो उनके दम पर हम यहां पर आज आराम से रह रहे हैं, उन जवानों की शहादत जो शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है। ओके, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का यहां निकल कर, सर ये 15 जनवरी ही क्यों नियुक्त किया? याद रखेंगे, आपके थे फील्ड मार्शल, एक फील्ड मार्शल हुए भाई, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो पहले फील्ड मार्शल थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल की अगर मैं बात करूं जो भारतीय, तो ये कौन थे आपके? के.सी. करियप्पा, के.सी. करियप्पा, के.सी. करियप्पा साहब, के.सी. करियप्पा साहब ने, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल कह सकते हो आप, भारत के जो पहले फील्ड मार्शल हैं, 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 को इन्होंने कमान संभाली थी। किसकी कमान संभाली थी इन्होंने फील्ड मार्शल की कमान संभाली थी। किससे संभाली थी? तो ये इन्होंने जनरल ये थे फ्रांसिस बूचर, जनरल फ्रांसिस बूचर से इन्होंने 15 जनवरी 1949 को कमान संभाली थी। यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंतिम ब्रिटिश जनरल ये यही थे आपके, या ये कह सकते हैं कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, भारत में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे आपके? तो ये आपके फ्रांसिस बूचर थे, जिनसे 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा साहब ने फील्ड मार्शल की कमांड संभाली थी। फील्ड मार्शल की कमांड को इन्होंने लिया था। चलिए भाई, एक बार मैं रफ कर रहा हूं, एक बार बता दूं, फिर आपको दोबारा से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ये भूतपूर्व सैनिक दिवस आपका कब 14 जनवरी कब से शुरू किया? 2017 से। इसको पहले हम युद्ध विराम दिवस के रूप में भी मनाते थे। साथ ही फिर हमने बात करी इसमें होता क्या है, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारकों में कार्यक्रम होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना, वायुसेना और आपका नौसेना के अध्यक्ष इसके अंदर क्या पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही हमने बात करी किसकी भी, 15 जनवरी की। आर्मी डे कब मनाया जाता है आपका? 15 जनवरी को मनाया जाता है। या थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो शहीद जवान है उनकी शहादत को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। अब 15 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल भारत के जो पहले करियप्पा साहब थे, उन्होंने किससे? बूचर साहब से, जनरल फ्रांसिस बूचर से क्या किया था? अपने चार्ज लिया था। ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के अंतिम जो जनरल थे वो कौन थे? फ्रांसिस बूचर थे। और भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो ये के.सी. करियप्पा साहब थे। ठीक है भाई, इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। बोलने से कोई फायदा तो है नहीं, आप लोगों ने क्लास वैसे देखनी भी नहीं है पूरी, पर चलो ठीक है भाई, जो भी है हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। आप लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हमारे वीडी सर हैं, गौरव सर हैं, इतनी शानदार क्लास आप लोगों के बीच में देने उज्जवल परिवार की तरफ से, पता नहीं क्यों नहीं आप लोग। अरे क्लास देखने में क्या जा रहा है भाई, घर हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बैठ के कम से कम इतनी तो ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि आप क्लास देख नहीं रहे हैं, बट फिर भी चलो जो भी है। आगे
बहुत काम आने वाली क्लासें हैं आप लोगों को। दोबारा फिर आप वैसे नहीं देखेंगे, रेगुलर, अगर रेगुलरिटी के साथ क्लास देख रहे हैं, जब हम रेगुलर आपको क्लास दे रहे हैं तो आपने भी क्लास देखनी चाहिए भी रेगुलर। मुझे तो लगता है देखनी चाहिए। आप देख क्यों नहीं रही है मुझे पता नहीं लग रहा है, या कोई अगर कोई कमी है क्लास में किसी प्रकार की तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, इंडिविजुअली फ़ोन करके बता दो भाई। कम से कम मैं मेरे स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहे थे उनसे तो मैं बात कर ही सकता हूँ ये, बाकी तो चलो कुछ ज़्यादा समझदार लोग होते हैं नहीं देखेंगे भाई। चलिए ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के अंतर्गत अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो थल सेना विभाग का प्रारंभ कब किया गया था? थल सेना विभाग, थल सेना विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1776 में 776 में इस विभाग की स्थापना की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सौपूर्व सेवा। ओके, उसके साथ ही भारतीय सेना की हमने यहां पर बात कर ली है, और लगभग आप लोगों को पता है लगभग 12 लाख से ऊपर, या एग्जैक्ट तो भाई कोई भी नहीं बता सकता कितने सैनिक यहां पर काम करने हैं। इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में और एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये भाई आपका, अभी हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन या अध्यक्ष कौन होंगे? नए इसरो किसके भाई? इसरो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसे बनाया जाएगा या होंगे? बनाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाए जाएंगे? इसरो के बारे में आप लोगों को पता है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले तो बात यह रहती है कि पुराने अध्यक्ष कौन है? तो वी के सिवान साहब है, के सिवान साहब है भाई, सिवान। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप लोगों के सिवान साहब है, या सीवन, सॉरी हाँ सीवन या सिवान एक ही बात है भाई। के सिवन साहब हैं वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष। ओके, हमने नए जो नामांकन किया था, जो अभी आप लोगों के बीच में नए अध्यक्ष होने वाले हैं इसरो के, इनका नामांकन हमने कब कर दिया था? 2019 में ही कर दिया था। कब कर दिया था? 19 में। परंतु कोविड-19 समझो या कुछ भी समझो, के सिवन साहब का एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था भाई, बढ़ाया गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, के सिवन साहब कहां से संबंध रखते हैं? तो के सिवन साहब केरल से संबंध रखते हैं, कह सकते हो आप लोग। नहीं, के सिवन साहब केरल से नहीं, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। तो जो नए जो आपके बन रहे इसरो के अध्यक्ष वो केरल से संबंध रखते हैं, केरल से भाई संबंध रखने वाले। और केरल से संबंध रखने वाले इसरो के अध्यक्ष के रूप में ये चौथे नंबर के होंगे। कौन से? चौथे नंबर के व्यक्ति हैं। यानी कि इससे पहले भी केरल के 3 लोग यहां पर क्या बन चुके हैं? इसरो के अध्यक्ष बन चुके हैं। इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो इसरो। ओके, 4 चौथे रहेंगे। तो 3 कौन कौन है? 3 है आपके भाई, ये है राधाकृष्णन साहब भी इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, राधाकृष्णन। ओके, उसके बाद है माधवन नायर भी रहे हैं, और कस्तूरी रंगन, और कस्तूरी रंगन। ये 3 लोग भी कहां के थे भाई? केरल के थे। और चौथे जो अभी वर्तमान में आपके बनने वाले हैं तो वो हैं आपके डॉक्टर एस सोमनाथ क्या रहने वाले हैं? इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में अभी काम करने वाले हैं। कौन भाई? डॉक्टर
सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ, ये किसकी जगह पर जा रहे हैं? के सिवन की जगह पर। और इनका नाम कब बता दिया गया था? 2019 में इनका नामांकन कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया। किसका? के सिवन साहब का। और जो अब वो समय पूरा हो चुका उनका, तो अब उनके स्थान पर कौन आ रहे हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ साहब यहां पर आ रहे हैं भाई। ओके, डॉक्टर एस सोमनाथ साहब को लेकर के हम बात करेंगे। तो 1985 में, 1985 में ये VSSC केंद्र में शामिल थे भाई। VSSC केंद्र में शामिल थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात भाई, इसरो में इन्होंने बहुत से काम किए हैं। तो इसरो में क्या क्या किया है वो देखेंगे एक बार। देखिए 2010 में सबसे पहले तो ये लिखेंगे PSLV जो परियोजना है, परियोजना कौन सी परियोजना है? PSLV परियोजना, जो आपका जो स्पेस में जो आपके जा रहे हैं, अंतरिक्ष जो जा रहे हैं, उनसे संबंधित योजना PSLV। इस परियोजना के शुरुआती चरणों में ये थे भाई, आरंभिक समय में इनसे जुड़े थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने उड़ान, इनके नेतृत्व में भाई, तो इनके नेतृत्व में कौन सा? LVM 3X के CARE ये की प्रायोगिक उड़ान पूरी हुई थी। कि प्रायोगिक उड़ान यानी कि इनके नेतृत्व में, सीधा पूछेगा कि डॉक्टर जो आपके साहब हैं एस सोमनाथन साहब हैं, इनके नेतृत्व में सबसे पहले कौन सी? तो LVM 3X-CARE की प्रायोगिक उड़ान को क्या किया था? सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया था, इन्हीं के नेतृत्व में। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद है 2010 में ये क्या थे? 2010 में ये इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर बने। इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। 2010 में इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? GSLV M के थर्ड परियोजना के निदेशक भी रहे। थर्ड की परियोजना के निदेशक भी रहे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ओके। 2014 में एक बार रफ कर रहा हूं मैं देखना। एक बार हमने बात करी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ रहेंगे। ये इनका संबंध भी कहां से? केरल से। और इससे पहले केरल के 3 लोग, राधाकृष्ण माधवन और आपके कस्तूरी रंगन साहब भी कहां से थे? केरल से ही थे। ओके, वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? के सिवन साहब अध्यक्ष हैं। 2019 में इनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ये भी आप लोगों को पता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? डॉक्टर सोमनाथ के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो LMX केयर की पहली इन्होंने नेतृत्व किया था। साथ ही 2010 में इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे हैं। GSLV-M के थर्ड परियोजना के निदेशक भी रहे हैं। 1985 में VSSC के केंद्र में भी शामिल थे भी। और PSLV के परियोजना, जो PSLV परियोजना है, उसके आरंभिक काल से जुड़े रहे हैं ये। और कुछ 2-4 काम है उनके बारे में और एक बार आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी डॉक्टर सोमनाथ साहब आपको आने वाले 2022 में परेशान रखेंगे भाई। ये इंडिया की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, ये भी आप लोगों को पता है। जितने भी अंतरिक्ष वगैरह, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ, यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है। के सिवन साहब का कार्यकाल, जो डॉक्टर सोमनाथ साहब का जो कार्यकाल है वो कितना रहने वाला है? तो 3 साल, 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ साहब का कार्यकाल कितने वर्ष रहने वाला है? 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा था? इसरो के अंदर सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो किसका रहा था? विक्रम साराभाई। सबसे लंबा कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर भाई ये है विक्रम साराभाई, इसरो के सबसे लंबे समय तक, कितने? 12 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। 12 वर्ष तक क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करें 2014 में इन्होंने प्राणेंद्र अंतरिक्ष अध्यादेश इकाई के 2014 में
डॉक्टर सोमनाथ ने, डॉक्टर सोमनाथ 2014 में क्या किया इन्होंने, ये भाई अंतरिक्ष अध्यादेश इकाइयों के, अंतरिक्ष अध्यादेश इकाई अध्यादेश इकाइयों के उपनिदेशक के रूप में भी काम किया इन्होंने। उपनिदेशक क्या रहे हैं, उपनिदेशक के तौर पर भी, उपनिदेशक के तौर पर भी काम किया, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, 2015 में इन्हें तिरुवनंतपुरम में तरल पूर्णोदय प्रणाली 2015 में ये तिरुवनंतपुरम में तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक बनाया गया, केंद्र का निदेशक भी बनाया गया है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करेंगे, इनके कार्यकाल हो गया, विक्रम साराभाई सबसे लंबे समय तक रहे। एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। देखिए, इसरो के अध्यक्ष भारत के सचिव होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसरो के अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, भारत के सचिव होते हैं भाई, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें अंतरिक्ष विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष, या सॉरी अंतरिक्ष विभाग के कार्यकारी अधिकारी होते हैं, अंतरिक्ष विभाग के कार्यकारी अधिकारी। सीधा पूछेगा आप लोगों से कि अंतरिक्ष विभाग के कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो तुम पढ़ ही लोगे, ये जरूरी है भाई, ये भी पता होना चाहिए, कार्यकारी अधिकारी भी यही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है, ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं, तो ये जो डायरेक्ट होता है ये विभाग सीधा, कार्यकारी जो विभाग के अधिकारी हैं ये विभाग, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, ये विभाग सीधा किसको रिपोर्ट करता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसको करता है, या रक्षा मंत्री को। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो कहां घूमोगे आप, ढूंढते फिरोगे, मैं बता देता हूं, सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। किसको करता है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री के कांटेक्ट में होता है भाई ये विभाग। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1962 में एक थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो, 1962 में जो विक्रम साराभाई थे, इन्होंने नेहरू से परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत, देखिए 1962 में नेहरू साहब थे, नेहरू से 1962 में नेहरू से किसने, विक्रम साराभाई साहब ने, विक्रम साराभाई ने क्या कहा था, विक्रम साराभाई ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत, परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत INCOSPAR की स्थापना करने का आग्रह किया था, की स्थापना करने का आग्रह किया। अब देखो ध्यान रखिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। 1962 में सबसे पहले अगर हम बात करें इस रिसर्च सेंटर को लेकर के, इसरो को लेकर के, कि इसरो की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो 1962 में विक्रम साराभाई ने इसके बारे में बताया था। किसको, प्रधानमंत्री, इस विभाग को बोला गया था, प्रधानमंत्री उस समय नेहरू साहब थे। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत, कौन से विभाग के तहत, परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत INCOSPAR की स्थापना करने का आग्रह किया। सीधा सा पूछेगा कि परमाणु किस विभाग के तहत, तो इसके तहत INCOSPAR किसने किसको सिफारिश करी थी, तो विक्रम साराभाई ने करी थी, जिनका कि सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष तक रहा। किसको करी थी, तो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उनको करी थी भाई, ठीक है। ओके, इंडियन नेशनल कमिटी, इसका इंडियन, इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं भाई, मैं एक बार रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च,
इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान रखेंगे इसका भी आप लोग। क्या हो जाएगा आपका? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना करने की किसने सिफारिश की थी? कौन से विभाग के तहत? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत किसने? विक्रम साहब ने करी थी। विक्रम साहब ने किसको? तो पंडित नेहरू साहब को करी थी। किसकी? कब करी थी? तो 1962 में करी थी, ये ध्यान रखेंगे। और 1969 में ये आपका 1969 में इसरो बना। कब बना आपका? 1969 में। जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, इसको क्या नाम दे दिया गया? इसरो बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? इसरो बना दिया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देश के अंदर ये आपका अंतरिक्ष में काम कर रही है, देश के लिए कमाई का भी काम कर रही है। हमने पीछे बात करी थी कि इसरो ने 105 जो आपके सैटेलाइट थे वो छोड़ करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये कमाई भी कर रही है। कल परसों एक क्वेश्चन इसरो को लेकर के भी था, उसमें भी हमने बात करी थी कि किस प्रकार से कौन सी कंपनी के तहत ये काम करती है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका डीआरडीओ भी, रक्षा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो जो संस्थाएं बहुत बेहतरीन काम आप लोगों के बीच में कर रही हैं भाई। ठीक है, रफ कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। इसरो, डीआरडीओ, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्थापना वगैरह ये तो छोटी बातें हैं भाई, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए बिल्कुल। अब वो समय गया है कि आपको डीआरडीओ की स्थापना या इसरो की स्थापना के बारे में बताया जाए। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप लोग मेरे हिसाब से। तो अब तुम कहाँ हो वो तुम देख लो भाई, क्योंकि पढ़ाई का लेवल भाई बहुत बढ़ता जा रहा है। पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आप लोगों की, तब जाकर के आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। अदरवाइज तो भाई हर कोई व्यक्ति चाहता है कि बिना कुछ करे मुझे सब कुछ मिल जाए, पर पॉसिबल तो नहीं है। ये प्रकृति का नियम नहीं है, यहाँ तो करना पड़ेगा भाई, करोगे तभी कुछ हो पाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन और आप लोगों के बीच में आ रहा है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, दो क्वेश्चन। माया एंजेलो, अभी हाल ही में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है कि किस महिला का अमेरिकी सिक्के पर फोटो छपा है। सीधी सी बात करूं मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बन जाएगा? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला अभी चर्चा में रही है, कौन बनी? सीधी सी बात करेंगे भाई। देखिए, तो ये है माया एंजेलो। माया एंजेलो आपका अभी चित्र बनाया गया किस पर? सिक्के पर। कौन से सिक्के पर भाई? आपका तो अमेरिका के सिक्के पर, जो अमेरिका की सरकार जो सिक्का निकालती है उस पर अभी माया एंजेलो का क्या बनाया गया है? चित्र बनाया गया है। और ये अफ्रीकी अमेरिकी हैं। अफ्रीकी अमेरिकी कैसे? अश्वेत अमेरिकी, यानी कि अश्वेत अमेरिकी हैं। और इनके साथ तराश्री हुई थी भाई 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष की आयु में इनके साथ एक तराश्री हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। तो जस्ट फॉर नॉलेज है, हो सकता है आपसे पूछा ना जाए, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 7 वर्ष की आयु में जो इनकी माँ थी, उनके प्रेमी ने 7 वर्ष की आयु में जो इनकी
इनकी जो माँ थी, इनकी माँ के जो प्रेमी थे, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी थी, आप कह सकते हो, या सीधी भाषा में बात करें तो इनके साथ कुछ गलत हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोलना बंद कर दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, बोलना बंद कर दिया था। बोलचाल की ये बिल्कुल चुप, एक किस्म से बिल्कुल मतलब साइलेंट एक गर्ल के रूप में इन्होंने अपने आप को उस समय प्रेजेंट किया था। एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी थी ये उस समय, माया एंजेले। ओके, उसके बाद क्या है, ये अपनी बोलचाल की आवाज और गे गद के लिए जानी जाती है। किसके लिए? बोलचाल की आवाज, बोलचाल की आवाज और गे गद के लिए जानी जाती हैं, के लिए जानी जाती है। मतलब ये साहित्य से इनका संबंध है, ये याद रखेंगे भाई। और 2014 में 2014 में 86 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। सीधा, बड़ी अच्छी शख्सियत थी भाई, इन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। इन्होंने 7 आत्मकथाएं लिखी, इनकी सातों की सातों जो आत्मकथाओं की वजह से इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते, साहित्य का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है, ध्यान रखेंगे। और हाईलाइट अब वर्तमान में क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनका भी जो सिक्का निकला, उस एक सिक्के पर एक तरफ इनकी फोटो है सिक्के पर, और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो सिक्के पर जो फोटो है वो राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, ये भी बड़ी तगड़ी शख्सियत थी भाई। सिक्के पर किस किस के, तो ये आपके माया एंजेले और जॉर्ज राष्ट्रपति जो थे, इन दोनों के क्या हैं, फोटो हैं सिक्के के ऊपर है, फोटो हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। 30 से अधिक इन्हें उपाधियां दी गई हैं। कितनी? 30 से अधिक मानक उपाधियां हैं। मानक उपाधियां 30 से अधिक हैं भाई, ये भी इनके बारे में बड़ी अच्छी बात है। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब थे। ओबामा ने इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ